गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे बुक व्हाट ए डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। और उसमें हम पढ़ रहे थे 12th चैप्टर लंग डिजीज। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अस्थमा के बारे में। हम सभी ने जाना कि अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है स्मॉल एयरवेज की, जहाँ पर रिपीटेड वे में वहाँ ब्रोंकोस्पाज्म होने की वजह से अ, उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मुख्य कारण माना गया था। और ट्रेडिशनल वे में जो ट्रीटमेंट था उसका, वो ईटो ब्रोंको डायलिटेशन करना था। बट धीरे धीरे जब इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल में नहीं लाया जाए और ओनली ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट पे हम रहें, तो धीरे धीरे ब्रोंको डायलेटिक जो ड्रग होती है उनकी जो ज़रूरत होती है वो बढ़ती जाती है। और इनफैक्ट बहुत से केसेस में कभी कभी ये स्टेज भी आती है कि उसे प्रेडनिसोलोन नामक टेबलेट पर भी रखना पड़ता है। धीरे धीरे जाकर ये पर्सन की पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रेजिडुअल को भी अफेक्ट करने लगता है। तो निस्संदेह ये तो सच है कि जो ब्रोंकोडायलेटिक ड्रग्स हैं या प्रेडनिसोलोन है, वो हमारे अफेक्टेड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को क्योर नहीं कर पा रहे। और जब तक वो क्योर नहीं हो पाएगा या वो पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तब तक हम इस बीमारी को रूट कोज से इरेडिकेट नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को बढ़ाकर, लाइक ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन लेवल्स को एग्रेसिवली लेकर, और साथ ही साथ समय समय पर ब्रोंको स्पाज्म को दूर करने के लिए साल्बुटामोल का उपयोग करते हुए हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अस्थमा के बारे में सैटरडे को हमने पढ़ा। अब हम उसकी दूसरी एक और मुख्य बीमारी के बारे में जानते हैं। वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक मतलब बैलूनस टाइप, बैलून टाइप, एंड फाइब्रोसिस मतलब जो एल्वेलाई की जो लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग उसको गोल बनाए रखती है, वो लाइनिंग जो होती है वो डैमेज होने लग जाती है। डैमेज होती है, वो अपना शेप खो देती है। ठीक है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक बहुत ही गंभीर आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक का मतलब जो आपको बाई बर्थ मिल रही है। ठीक है, उसमें क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो पेट में उस माल एब्जॉर्प्शन होने लगता है। माल एब्जॉर्प्शन मतलब एक अबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम। उसके साथ मतलब उस माल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि उस बीमारी के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक है गट से रिलेटेड, एक है लंग से रिलेटेड। गट से रिलेटेड के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो नॉर्मली जो एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में वो नहीं हो पाते हैं। ये होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी। बाय बर्थ उनको पेनक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। उसकी वजह से वो इंटेस्टाइन से कुछ भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। दूसरा इसके अंदर होता है कि इसमें लंग्स में जो है रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, क्रॉनिक पल्मोनरी लंग इन्फेक्शन। ऐसा क्यों होता है कि एक तो पेनक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी से हमने गट पढ़ा, और दूसरा जो एपिथेलियल सेल्स जो होती है, लाइनिंग होती है, जो हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव यूनिट होती है, उस एपिथेलियल सेल्स ऑफ द लंग जो होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं यहाँ पर। जब वो काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस का एक्यूमुलेशन होने, जो एपिथेलियल सेल लाइन अपना प्रोटेक्टिव म्यूकस बना रही थी वो यहाँ क्लियर नहीं हो पाता, वो इकट्ठा हो जाता है। जब वो म्यूकस इकट्ठा हो जाता है तो बार बार वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन,
ठीक है। इससे क्या होता है कि लंग्स जो है, लंग्स को जो है, मेम्ब्रेन्स जो होती है, तो यहाँ पर एल्विलाई है। इस एल्विलाई को यदि हम ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक एपिथेलियल सेल लाइन होती है जो कि प्रोटेक्टिव म्यूकोसा बनाती रहती है। नॉर्मली ये म्यूकोसा क्लियर होता रहता है, बट यहाँ ये म्यूकस जो होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। जब इस एल्विलाई के अंदर वो म्यूकस इकट्ठा होता रहता है, जमा रहता है, तो यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है। ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है तो जो पर्टिकुलर जो एल्विलाई की मेम्ब्रेन है, वहां पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है। अब इन जो बच्चों को सिस्टिक फाइब्रोसिस जिनको डायग्नोस किया गया था, उन बच्चों में स्टडी किया गया था कि इनके जो ये म्यूकस फ्लूइड था वो विटामिन ई, सेलेनियम, बीटा कैरोटीन और इम्पोर्टेंट जो ग्लूटाथायोन जैसे एंटीऑक्सीडेंट थे उनमें बहुत कम पाया गया। ठीक है। ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहता है। इससे पेशेंट के लंग्स जो होते हैं वो और कमजोर होते हैं। एक तो वहाँ इन्फेक्शन हो ही रहा है, दूसरा जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम बनना चाहिए, वो कैसे बनता है इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम तब बनता है जब हम हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, तो इनडायरेक्टली और क्या होगा, हमारे लंग्स और ज्यादा कमजोर। तो कहते हैं कि ये जो बीमारी है वो नेचुरल इम्यून सिस्टम और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम दोनों ही यहाँ पर कम होते हैं। नेचुरल इम्यून सिस्टम कैसे कम हुआ? लंग्स के अंदर पल्मोनरी एपिथेलियल फंक्शन जो है वो लो है। और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म कैसे कम हो रहा है? क्योंकि गट से हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है, ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम प्लस एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम जो है दोनों प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से हमारे लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज बहुत ज्यादा और लगातार होता है। इससे पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। कब? जबकि वो अडल्ट ईयर से पहुंचने तक पहले। ठीक है। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे जो हैं वो लंबे समय तक अपनी लाइफ को नहीं बना पाते। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ये समझिए कि बहुत रेयरली ट्रीट की जा सकती है। आज तक एविडेंस ऐसे पाए गए हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेनक्रियाटिक एंजाइम का सप्लीमेंट देते हैं। पेनक्रियाटिक एंजाइम आर्टिफिशियल फॉर्म में देते हैं। उसके साथ साथ यदि हम उन्हें पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट पे रखें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस से हम लोग इससे बेटर हुआ जा सकता है। इट कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। इसको एक बहुत अच्छी कहानी से इस बुक के अंदर समझाया गया है। वो है शार्ली स्टोरी। देखिए, शार्ली और लेक्सी दो बहनें थी जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा था। और एक्चुअली इस सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज के अंदर ओनली 30% ऑफ पीपल जो होते हैं, मान लीजिए 100 पेशेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस के, उनमें से 30 केस ही अडल्टहुड तक जी सकते हैं। रेस्ट ऑल आर दे विल डाई। तो ये दोनों ही बच्चियां अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी क्योंकि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ बॉर्न हुई थी। इसके अंदर CFTR जीन जो होता है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। और शैली जो थी 30 ईयर ओल्ड थी। और उसकी जो सिस्टर थी लेक्सी, वो कुछ समय पहले ही लंग ट्रांसप्लांट के बाद डेथ हो गई थी। तो शैली उस टाइम 15 की थी, 15 ईयर की थी जब लेक्सी एक्सपायर हो गई थी। और उसके जो लंग्स थे केवल 35% की कैपेसिटी के साथ काम कर रहे थे। डॉक्टर ने उसका भी नाम लंग ट्रांसप्लांट लिस्ट में डाल दिया। मगर सैली ने डिसाइड किया था कि वो लंग ट्रांसप्लांट के लिए अभी नहीं जाएगी, कुछ भी करने के लिए तैयार। ऐसा इसलिए था कि जब लेक्सी ने लंग ट्रांसप्लांट को टॉलरेट बहुत अच्छे से किया था।
क्योंकि वो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट डाइट उसने स्टार्ट करी थी। अनलकीली वो बच नहीं पाई थी। तो उससे शार्ली को बहुत ज्यादा बिलीव हो गया था कि वो भी अपना ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट डाइट को बढ़ाएगी, और जितना कोशिश हो सकता है कि वो इस चीज को अवॉइड करें, लंग ट्रांसप्लांट ना करवाएं। और उन्होंने पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट के अंदर विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट को यूज किया। और थोड़े ही मंथ उनके बाद जो है, शाली का जो लंग फंक्शन वो 50% से ज्यादा हो, जो कि पहले कितना था, 35%। और फिजिशियन जो है वो ऐसा देख के बहुत ही अमेज थे। और शैली ने धीरे धीरे फिजिकल एजुकेशन माइनस स्पोर्ट एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था, और वो पहले से ज़्यादा एक्टिव थी। और ऐसा नहीं है कि उनको उसको इन्फेक्शंस नहीं हो रहे थे या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करना पड़ रहा था, बट फिर भी शैली जो थी वो अपनी लाइफ आराम से जी रही थी। और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो आर्टस ब्लड के इंजेक्शन के लिए नहीं जाएगी। बट अचानक 3-4 साल बाद अ, उसे अचानक से मतलब ऐसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुई। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब उसे अचानक से सांस के लिए फाइट करने लगी थी वो। और जब डॉक्टर्स ने देखा तो ऐसा लगा कि उसको न्यूमोथोरेक्स हो रखा था। न्यूमोथोरेक्स का मतलब ये होता है, न्यूमो मीन्स एयर, और थोरेक्स में मतलब हमारा जो थोरेक्स वाला पार्ट होता है, इसमें लंग होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है प्लूरल, वहां पर किसी तरीके से एयर ज्यादा भर जाती है प्लूरल के अंदर। जब एयर ज्यादा भर जाती है तो लंग जो होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। इमीडिएटली वहां ट्यूब डालकर उस एयर को बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक ऐसा ही शायली के साथ भी किया गया था। और तब डॉक्टर्स को लगा कि अब शायद शैली नहीं जी पाए। और उसका जो लंग फंक्शन टेस्ट था वो भी 35% के करीब वापस आने लग गया था। बट उसने हिम्मत नहीं हारी, और एंटीऑक्सीडेंट डाइट को कंटिन्यूसली रखा, और इस संघर्ष से भी वो बाहर आई। एंड नो डाउट वो उस बीमारी से कभी कम्प्लीटली क्योर नहीं हो पाई, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट में तो यही है कि हम सिस्टिक फाइब्रोसिस को क्योर नहीं कर सकते। बट जितने भी साल वो जी शी वॉज बेटर। और इस चीज से ये हमें समझ में आता है, इस पूरे अस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसको हमने डिस्कस किया है, कि जो हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत वनरेबल है इस टॉक्सिक वर्ड्स के अंदर। क्योंकि जैसे जो ओजोन है या नाइट्रस ऑक्साइड है या जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, इससे नो डाउट अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस या एलर्जीज मोस्ट कॉमन हमारा पाथवे होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, जहाँ से ये एक्सचेंज होते रहते हैं। तो जिस आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं, इट्स वेरी लाइकली पॉसिबल कि हम किसी को भी एलर्जी और अस्थमा से हम डैमेज हो सकते हैं। सो हम लोगों को पर्टिकुलरली इससे प्रिवेंशन करना चाहिए। पॉजिटिव एजेंट को रिमूव करते हुए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की मदद लेनी चाहिए, ताकि हम लोग इससे बच सकते हैं। इज द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीडिंग डेथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। और ये इजीली प्रिवेंट किए जा सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट लंग डिजीज। नेक्स्ट टाइम पर हम पढ़ेंगे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के बारे में। बैक टू द होस्ट। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। यदि और कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो क्या वेलकम। अदरवाइज तो आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। मैं जानना चाहता था डॉक्टर साहब, क्या इस टाइप का बीमारी अभी भी है क्या?
खत्म हो चुका है। सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है।